जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम जानेंगे मोरारजी देसाई के बारे में, क्योंकि हैं हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री। इससे पहले हमने जान लिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है एमपीएस हिंदी पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सीरीज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी की भी क्लासेज आपकी स्टार्ट होने वाली है। बात करते हैं मोरारजी देसाई के बारे में। तो दिन था 15 अगस्त 1973 की सुबह। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लाल किले के सामने पहुंची। उनके पास क्रेन के जरिए एक टाइम कैप्सूल लाया गया और एक 32 फीट गड्ढे में दबा दिया गया। इंदिरा का कहना था कि इसमें आज़ादी के बाद देश की 25 साल की उपलब्धियां लिखी गई हैं। वहीं विरोधियों ने कहा इसमें सिर्फ नेहरू इंदिरा परिवार का महिमा मंडन किया गया है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष में चलते रहते हैं। हजारों सालों के लिए दफनाया गया ये टाइम कैप्सूल महज 4 साल बाद ही खोद कर बाहर निकलवा लिया गया। इसे बाहर निकालने का आदेश दिया था भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। क्या है कहानी, आइए आपको बताते हैं। आपातकाल के दौरान इंदिरा की हार हुई थी, वहीं से चीज़ें निकल के आई थी। करीब 2 साल के आपातकाल के बाद पीएम इंदिरा गांधी ने 1977 में आम चुनाव कराए। इंदिरा को सत्ता से हटाने के लिए जल्दबाजी में एक हुई विपक्षी नेताओं की जो पार्टी थी, जनता पार्टी गठबंधन को कुल 345 सीटें मिल चुकी थी। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी। उस समय रिपोर्टिंग करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार थे जिनका नाम था अखिल राज। वो बताते हैं कि ये एक सामूहिक जीत थी। हर पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता था। हालात ऐसे थे कि एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई थी, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट और जिसके लिए सैकड़ों लोग दावेदारी ठोक रहे थे। जैसा कि वर्तमान समय में विपक्षी दल के नेता में आपने देखा होगा कि जैसे इंडिया गठबंधन बना हुआ है, उसमें हर कोई प्रधानमंत्री के पद के दावेदार को लेकर आगे खड़ा है और इसीलिए शायद वहाँ पर कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार है ही नहीं। पीएम पद के लिए मुख्य रूप से मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर ने दावा किया था। मोरारजी देसाई तीसरी बार पीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे। उन्होंने नेहरू और शास्त्री के निधन के बाद भी दावा किया था, लेकिन हर बार कांग्रेस सिंडिकेट के हाथों उनकी हार हुई थी। जनता पार्टी में भले ही सिंडिकेट नहीं था, लेकिन वहां से टूट कर आए नेता जरूर थे। तत्कालीन भारतीय जनसंघ गुट को जनता गठबंधन में 345 में से 102 सांसद मिले थे, लेकिन उसने प्रधानमंत्री पद के लिए दावा नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई थी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने केवल 28 सीटें जीती थी। जगजीवन राम को भारतीय जनसंघ के 102 सांसदों के साथ सोशलिस्ट ब्लॉक के 35 सांसदों का समर्थन था। जगजीवन राम का कहना था कि उन्हें पूरे देश में हरिजनों और दलितों का समर्थन प्राप्त है। जब उन्होंने इंदिरा सरकार से इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस हारी है। यही कारण है कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। जगजीवन राम ने अटल बिहारी वाजपेयी से वादा किया कि यदि वो उन्हें समर्थन देंगे तो जगजीवन राम वाजपेयी को उप प्रधानमंत्री बना देंगे। सभी नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना अपना जुगाड़ लगा रहे थे और अपनी अपनी तरकीबें निकाल रहे थे। चौधरी चरण सिंह ने आचार्य जेबी कृपलानी को बुलाया। उस समय जयप्रकाश नारायण व जेबी कृपलानी मार्गदर्शक और निर्णायक की भूमिका में थे। सरकार और प्रधानमंत्री बनने का सारा काम 4 गांधीवादी सर्वोदयी नेता के.एस. राधाकृष्णन, नारायण भाई देसाई, सिद्धराज ढड्ढा और गोविंद राव देशपांडे कर रहे थे। इन्हीं के हाथों में सब कुछ था। चरण सिंह ने कहा कि जनता गठबंधन की राजनीति पूरी तरह से उनके दिमाग की उपज है। उत्तर भारत में जनता पार्टी को क्लीन स्वीप उनकी वजह से मिला है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। उस समय के राजनीतिक विश्लेषक और लेखक रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद बताते हैं, मेरे मामा के.एस. राधाकृष्ण गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रमुख थे। वे दशकों तक जयप्रकाश नारायण के सबसे करीबी सलाहकार थे। उन्होंने अपने सर्वोदय साथियों नारायण भाई देसाई, सिद्धराज ढड्ढा और गोविंद राव देशपांडे के साथ मिलकर सोचा कि जगजीवन राम या चरण सिंह में से कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए विनाशकारी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चरण सिंह और जगजीवन राम एक दूसरे से नफरत करते थे। यदि दोनों में से एक को पीएम बनाया जाता तो दूसरा उसे सत्ता से हटाने के लिए खूब षड्यंत्र रचता रहेगा। यही कारण था कि आचार्य जेबी कृपलानी और जेपी ने इनके नाम पर सोचना बंद कर दिया था। इस कारण जेपी और सर्वोदय टीम ने मोरारजी देसाई के नाम पर अपना विचार करना शुरू किया। मोरारजी और जेपी के बीच दशकों से व्यक्तित्व को लेकर टकराव चल रहे थे।
मुरारजी जेपी से 6 साल बड़े थे और मुरारजी का जन्म 1896 में और जेपी का जन्म 1902 में हुआ था। चरण सिंह का जन्म भी 1902 में और जगजीवन राम का 1908 में हुआ था। मुरारजी खुद को जवाहरलाल नेहरू का असली उत्तराधिकारी मानते थे। हालांकि फरवरी 1974 के बाद से मुरारजी और जेपी ने इंदिरा गांधी को हराने के लिए कड़वाहट को किनारे रख दिया था। राजनीतिक विश्लेषक और लेखक रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद बताते हैं कि सर्वोदय गांधीवादी चौकड़ी ने भी तय किया कि नानाजी देशमुख को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। यह नानाजी ही थे जिन्होंने समाजवादियों, कांग्रेस, बीएलडी लोकदल, जनसंघ और कई आज़ाद गुटों को जनता गठबंधन बनाने के लिए एकजुट किया था। कांग्रेस ओ भी इसमें शामिल हुई थी। नानाजी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से स्नातक होने के साथ साथ उनका आधुनिक तकनीकी दृष्टिकोण भी था। वे सोचते थे कि मिलनसार और एकजुट करने वाले नानाजी घमंडी, अहंकारी, कठोर मुरारजी की कमियों को दूर करने में सहायक होंगे। जगजीवन राम और मुरारजी में हुई आखिरी टक्कर में जगजीवन को भरोसा था कि उन्हें 345 में से कम 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन ये टक्कर इतनी तेज की थी कि जगजीवन राम ने कहा कि पीएम पद के लिए खुला चुनाव होना चाहिए। जिसके पास ज़्यादा सांसद होंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। जैसा कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो चुनी हुई सांसदों का दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। सर्वोदय गांधीवादी की टीम ने जगजीवन राम को समझाया कि यदि पीएम पद के लिए आंतरिक चुनाव हुआ तो जनता पार्टी गठबंधन में दरार आ जाएगी और ये टूट जाएगा। रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद बताते हैं, समय समाप्त हो रहा था क्योंकि 24 मार्च 1977 तक नई सरकार का गठन होना था। 23 मार्च की शाम को मेरे मामा के.एस. राधाकृष्ण ने मीडिया को बताया कि कोई आंतरिक चुनाव नहीं होगा। आचार्य JB कृपलानी और जेपी नए पीएम और कैबिनेट का ऐलान करेंगे। सर्वोदय गांधीवादियों की टीम ने मोरारजी देसाई के पक्ष में सर्वसम्मति सुनिश्चित करने के लिए पूरी रात काम किया। शांति भूषण, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ अपनी चुनाव याचिका में राज नारायण के वकील थे, कांग्रेस ओ के कोषाध्यक्ष भी थे, उन्होंने भी जगजीवन राम का कड़ा विरोध किया। चौधरी चरण सिंह ने बयान दिया कि यदि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया तो वह तुरंत जनता गठबंधन छोड़ देंगे। इसके बाद भारतीय जनसंघ के लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की गई। आडवाणी ने उन्हें बताया कि जनसंघ समूह जगजीवन राम का समर्थन केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह जेपी की पसंद है। चारों ने जनसंघ गुट को 3 वरिष्ठ कैबिनेट पदों की पेशकश की। आरएसएस के नानाजी देशमुख को उप प्रधानमंत्री बनने की बात कही गई। जगजीवन राम को इन घटनाक्रमों की जानकारी नहीं थी। वे जिन्हें अपना समर्थक मान रहे थे, वे रातों रात मुरारजी के साथ खड़े हो गए थे। इस तरह से बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर को पछाड़कर मुरारजी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जब एक रॉ अधिकारी की प्रधानमंत्री मुरारजी से मुठभेड़ हुई तो क्या घटनाक्रम था वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मुरारजी देसाई एक अड़ियल प्रधानमंत्री थे। उन्हें लेकर रॉ के अफसर सतर्क रहते थे। बी रमन अपनी किताब काउबॉयज ऑफ रॉ में लिखते हैं, मुरारजी देसाई यूके और फ्रांस की यात्रा पर आए थे। लंदन में उन्होंने रॉ के स्टेशन चीफ से उनके काम के बारे में पूछा। रॉ ऑफिसर ने एक रिटर्न डिटेल नोट बनाया ताकि वो यूके में रॉ के काम के बारे में जान सके। जिन साथियों को रॉ के बारे में नहीं पता है, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देना चाहूँगा कि भारत में और दुनिया के हर देश में कुछ ऐसी एजेंसियाँ होती हैं जिनमें जो लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं, उनके परिवार तक को, शायद उनके माँ बाप को भी नहीं पता होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि देश के लिए गुप्तचर होते हैं, जासूस होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों खालिस्तानी आतंकियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है और भारत के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि इनकी जो रॉ एजेंसी है उसके द्वारा इनको मारा जा रहा है। तो ये वही लोग हैं जो अदृश्य रूप से भारत को दूसरे देशों में या भारत के अंदर से या भारत के बाहर से भारत को मजबूत बनाने का काम करते हैं और उनके दुश्मनों को मारने का काम करते हैं या उन्हें पकड़ने का काम करते हैं। तो रॉ एक तरह की ऐसी व्यवस्था है जो अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है। तो उसी रॉ के बारे में जानकारियां ये प्राप्त कर रहे थे यूके में। तो वहाँ के जो रॉ ऑफिसर थे उन्होंने रिटर्न डिटेल नोट बनाया ताकि वो यूके में रॉ के काम के बारे में प्रधानमंत्री मुरारजी को बता सके। मुरारजी ने वो नोट अपनी जेब में रख लिया और कहा, मैं इसे वापसी की फ़्लाइट के दौरान विमान में बैठकर पढ़ूंगा। तब ऑफिसर ने कहा कि सर, इसे पढ़कर तुरंत वापस कीजिए, इस नोट में बेहद सेंसिटिव जानकारी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुरारजी ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, मैं बम्बई प्रांत का सीएम रह चुका हूं, दिल्ली में कई सालों तक केंद्रीय मंत्री रहा हूं,
तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, मुझे सिक्योरिटी के बारे में मत सिखाओ। अफसर अड़ा रहा कि उसे वो नोट वापस चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि ये ऐसी एजेंसी है जिसके बारे में शायद उनके माता पिता को भी ना पता हो, और ऐसे में रॉ अपने वसूलों से, प्रधानमंत्री से भी नहीं टिकता। आपने देखा होगा कि जब एसपीजी की बात आती है और एसपीजी जब किसी की भी सुरक्षा करता है, तो आपने राम मंदिर के अंदर एक दृश्य देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल रहे थे। एक अवसर ऐसा आता है कि योगी आदित्यनाथ जी को भी वहाँ से एसपीजी कमांडो थोड़ा सा दूर करते हैं प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे पहले उनकी होती है। यानी कि जो इनका कर्तव्य है उसके आगे आप नेता हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, और जो हमारी एजेंसियां हैं वो आपको कुछ नहीं समझती हैं, उनको जो दायित्व दिया जाता है वो उस हिसाब से करते हैं। इसी प्रकार का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, जब लखनऊ में अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको रोकने के लिए वो कहीं पर जा रहे थे। प्रयागराज में एक यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ था, उसमें जा रहे थे। तो वहाँ पर जब वहाँ के डीएम, लखनऊ के डीएम उनको रोक रहे थे, तो एक समय ऐसा आया कि वो उनके हाथ को पकड़ने जा रहे थे। तब एसपीजी कमांडो ने उनका हाथ, यानी कि डीएम को ही धक्का देकर हटा दिया। तो सब अपने अपने काम में माहिर होते हैं। इसी तरह से वो अफसर अड़ा रहा कि उसे वो नोट वापस चाहिए जो उसने लिख कर उन्हें दिया था। आखिरकार आंखों में नाराज़गी जताते हुए मुरार जी ने वो नोट वापस करके राव अफसर को दे दिया। बीर अमन लिखते हैं कि अफसर ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि कैसे उसकी मुठभेड़ पीएम के साथ हुई। मैंने उस अफसर से कहा कि अगली बार प्रधानमंत्री आए तो उन्हें लिख कर कुछ न दें, सब मौखिक ही बताएं। बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार रेहान फजल एक स्टोरी में लिखते हैं कि राव के जासूसों ने पता लगा लिया था कि पाकिस्तान काहुटा में परमाणु प्लांट लगा चुका है। एक राव एजेंट को 1977 में पाकिस्तान के काहुटा परमाणु प्लांट का डिजाइन भी मिल गया था। वो उसे $10,000 में भारत को देना चाहता था। तब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस डिजाइन को खरीदने की पेशकश ठुकरा दी। मोरारजी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक को बड़बोलेपन में फ़ोन करके बता दिया कि हमें आपके परमाणु प्लांट की पूरी जानकारी है। बताया जाता है कि इसके बाद जिया उल हक ने न सिर्फ उस रॉ एजेंट को पकड़ा, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद कई रॉ एजेंट को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ऐसी बातें निकल के आई हैं। मोरारजी देसाई ने स्वमूत्र आंदोलन चलाया था। इसका मतलब था कि वे अपना मूत्र पीते थे। उनका दावा था कि इसे पीने से वे बेहद सेहतमंद हैं। इसकी क्या कहानी आपको बताते हैं। जून 1978 में मोरारजी अमेरिका यात्रा पर पीएम के तौर पर गए थे। यात्रा के दौरान अमेरिका के वीकली न्यूज़पेपर 60 मिनट्स के पत्रकार डैन राथर ने एक इंटरव्यू लिया था। राथर ने पूछा कि आप 82 की उम्र में इतना सेहतमंद कैसे रहते हैं। तब मोरारजी ने कहा था कि वे फलों और सब्जियों के रस, ताज़ा और प्राकृतिक दूध, सादा दही, शहद, कच्चे मेवे, 5 लौंग लेते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि वे रोज़ करीब 100 ग्राम अपना ही मूत्र पीते हैं। ये सुनते ही रिपोर्टर कहा, या क्या आप अपना मूत्र पीते हैं? यह सबसे गंदी बात है जो मैंने आज तक नहीं सुनी। मोरारजी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि खुद का मूत्र पीना एक नेचर थेरेपी है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि आप जानवरों को देखेंगे तो वे भी खुद का मूत्र पीते हैं और सेहतमंद रहते हैं। हिंदू दर्शन में गाय के मूत्र को पवित्र माना गया है और हर अनुष्ठान में इसका प्रयोग किया जाता है। लोगों को इसे अवश्य पीना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी वैज्ञानिक दिल की समस्याओं के लिए मूत्र अर्क तैयार कर रहे हैं। आप दूसरों का मूत्र पी रहे हैं और अपना नहीं। आपके वैज्ञानिकों के मूत्र अर्क की लागत हज़ारों डॉलर है, जबकि मूत्र अपना खुद का मुफ्त में है। जब ये साक्षात्कार छपा तो पूरी दुनिया में इसकी लगातार चर्चा होती रही। एक और इनके साथ किस्सा जुड़ा हुआ है। 1978 में मोरारजी देसाई लंदन के बाद फ्रांस यात्रा पर पेरिस पहुंचे थे। वे भारतीय राजदूत आर.डी. साठे के घर पर ही रुके थे। पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी बी. रमन अपनी किताब काउ बॉयज ऑफ रॉ में लिखते हैं, जब मोरारजी देसाई दिल्ली लौट गए तो मैं साठे के घर गया था। मेरी आओ भगत में उनका नौकर हमें ड्रिंक्स सर्व कर रहा था। तभी साठे की वाइफ ने नौकर से कहा कि तुम ये जो ग्लास उपयोग कर रहे हो ये नए हैं ना। फिर मिसेस साठे ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता मोरारजी ने अपना मूत्र पीने के लिए कौन सा ग्लास यूज किया है। इस कारण मैंने सभी पुराने ग्लासों को बाहर फेंकवा दिया है। कुलदीप नैयर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि इंदिरा सरकार हो या मोरारजी सरकार, कुछ बदला नहीं था। इंदिरा सरकार में संजय गांधी मनमानी करते थे और मोरारजी सरकार में उनका बेटा कांति भाई। मैंने मोरारजी भाई से शिकायत की कि उनका बेटा मोटी रकम लेकर सौदे और ठेके निपटा रहा है। ये सब प्रधानमंत्री हाउस में रहकर कर रहा है। कम से कम उसे पीएम हाउस से बाहर निकालिए। मोरारजी ने कहा कि मैंने एक बार अपनी बेटी को डांटा था तो उसने खुदकुशी कर ली थी। अब मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। यही कारण था कि मोरारजी अपने बेटे के करप्शन को बर्दाश्त करते रहे।
वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच पुरानी दुश्मनी थी। बस इंदिरा को हटाने के लिए एक हो गए थे। सत्ता मिलते ही इनकी दुश्मनी फिर जग जाती है। जब चौधरी चरण सिंह ने नाराज होकर समर्थन वापस लेने की बात कही तो मोरारजी से कहा कि आप चरण सिंह से बात करके उन्हें मना लीजिए। तो मोरारजी ने कहा कि मैं चरण सिंह को चूरण सिंह बना दूंगा, उसे नहीं मनाऊंगा। इसके बाद चरण सिंह ने समर्थन वापस ले लिया और मोरारजी ने राष्ट्रपति को 28 जुलाई 1979 को यानी कि 1979 को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस तरह से मोरारजी देसाई ने 2 साल 126 दिन प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। तो इस प्रकार की रोचक कहानियां मैं आपको बता रहा हूं भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो आज ये चौथी कड़ी में हमने जाना मोरारजी देसाई के बारे में। मैं भारत का प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ NCERT की जो सीरीज चलने वाली है उसको भी पढ़ के आप अपने किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।